This Lalan Top video is presented by Khatabook. Business हुआ easy. इनका टुमारो हो ना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व सांसद मधु गौड़ याक्षी ने 4 अक्टूबर को एक ट्वीट किया। लिखा, डियर हरदीप पुरी जी, कृपया देखें कि विदेश से आने वाले यात्रियों पर स्टैंप लगाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर किस स्याही का इस्तेमाल हो रहा है। कल दिल्ली एयरपोर्ट पर मुझे स्टैंप किया गया और मेरे हाथ की ये हालत हो गई है। मधु गौड़ याक्षी विदेश होकर आए थे, उनको हाथ पर क्वारंटीन का स्टैंप लगवाया और हाथ पर उतनी दूर फफोले पड़ गए। हमने सोचा कि ऐसी कौन सी स्याही है जिससे स्किन झुलस गई। पता चला कि ये तो वही स्याही है जो वोट देने के बाद वोटर की उंगली पर लगाई जाती है। अमिट स्याही, अंग्रेजी में इंडेलिबल इंक। अब जब क्वारंटीन होने का भी सीजन चल रहा है और चुनाव का भी, तो इस स्याही पर बात करते हैं आसान भाषा में, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। तो कहां से आई ये अमिट स्याही? आजादी से पहले कर्नाटक के मैसूर में वाडियार राजवंश का राज चलता था। शासक थे कृष्णराज वाडियार। इन्होंने 1937 में एक फैक्ट्री लगाई, मैसूर लैक एंड पेंट्स। इस फैक्ट्री में पेंट और वार्निश बनाने का काम होता था। सन 47 के बाद फैक्ट्री पर कर्नाटक सरकार का अधिकार हो गया। 1989 में नाम बदलकर मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड कर दिया गया। इस कंपनी का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आजादी के बाद जब 1951-52 में पहली बार चुनाव हुए तो कई जगह से ऐसी शिकायतें आई कि वोटर एक से ज्यादा बार वोट डाल रहे। चुनाव आयोग ने काफी सोच विचार के बाद इसका उपाय निकाला, इंडेलिबल इंक यानी अमिट स्याही। आयोग ने नेशनल फिजिकल लैब ऑफ इंडिया यानी एनपीएल से ऐसी स्याही बनाने के बारे में बात की और एनपीएल ने चुनाव के लिए ये अमिट स्याही बनाने का ऑर्डर किसे दिया? मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड को। 1962 में हुए चुनावों में पहली बार इस स्याही का इस्तेमाल किया गया और तब से अब तक ये इस्तेमाल होती आ रही है। अब इस स्याही में ऐसा क्या है? बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्याही में सिल्वर नाइट्रेट मिला होता है। इसकी खासियत होती है कि ये पानी के संपर्क में आकर और गाढ़ा हो जाता है और जल्दी छूटता नहीं। जब यही स्याही त्वचा पर लगती है तो सिल्वर नाइट्रेट हमारे शरीर में मौजूद नमक के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। त्वचा पर यह रंग गाढ़ा हो जाता है। इसे साबुन से धोया नहीं जा सकता। ये निशान तभी मिटता है जब धीरे धीरे उस हिस्से के जो सेल्स हैं वो पुराने होकर खत्म होने लगते हैं। इसमें करीब 72 घंटे लग जाते हैं। स्याही धूप के असर में आने के साथ साथ भी और गहरी होती जाती है और जल्दी छूटती नहीं है। ये कुछ होली के उन पक्के रंगों जैसा मामला है। बचपन में जिनके बारे में मम्मी कहती थी कि रंग खेलने के बाद सीधे घर आना, धूप में मत घूमना वरना रंग गाढ़ा हो जाएगा। अब नेताजी के हाथ पर स्याही रिएक्ट क्यों कर गई? वोटिंग के बाद स्याही उंगली पर लगती है तब तो कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि वो नाखून पर लगती है। मधु याक्षी को रिएक्शन कैसे हो गया? इसके 2 कारण। क्योंकि वोटिंग के बाद काफी कम स्याही लगाई जाती है, सिर्फ नाखून पर, लेकिन क्वारंटीन करने के लिए एक बड़ा ठप्पा लगाया जा रहा है। इसमें स्याही की मात्रा कभी कभी ज्यादा भी हो सकती है जो नुकसान कर सकती है। दूसरा, किसी किसी की स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है या बहुत पतली होती है, ऐसे लोगों को स्याही रिएक्ट कर सकती है। ठीक उसी तरह जैसे कई लोगों को टैटू भी कभी कभी रिएक्ट कर जाते हैं। माने इसका कोई श्योर शॉर्ट गणित नहीं है कि अमिट स्याही किसकी स्किन पर रिएक्ट करेगी, किस पर नहीं करेगी। हालांकि मधु याक्षी के केस में उन्होंने स्याही की क्वालिटी की जांच की बात की है और इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रिप्लाई भी किया है। उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई से इस बारे में बात की है। स्याही की क्वालिटी को लेकर कोई बात निकलेगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो आप कोरोना और चुनाव दोनों पर नजर बनाए रखें। किसके साथ? लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।